वेलकम गाइस द ब्रेन बिहाइंड द प्लेसमेंट जर्नी। एंड इस जर्नी में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग जर्नी और प्लेसमेंट जर्नी के बारे में। तो आज हमारे साथ हैं ओजस, जिन्होंने रिसेंटली डेल्टा एक्स का 7.5 एलपीए का पैकेज क्रैक किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स ओजस, कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है एंड इट्स नाइस हैविंग यू विद हियर। ओके, थैंक्स। अच्छा लग रहा है कि फाइनली आपके साथ बैठ करके एक पॉडकास्ट इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। या थैंक्स। एंड वी आल्सो ग्लैड कि हमारे स्टूडेंट जब लिप पढ़ जाते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं और अच्छी जगह प्लेस हो जाते हैं, सबसे ज्यादा खुशी सीरियसली टीचर को सबसे ज्यादा खुशी होती है। सो वी आल्सो फील कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। एंड वी आल्सो फील, तो कहते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो हम बोलते हैं शिष्य बिना मान नहीं। तो वी आल्सो फील प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर। यस मैम। अच्छा ओजस, अपनी ट्रेनिंग जर्नी के बारे में अपने सबसे पहले बताओ, कैसे स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया? मैम जैसे मेरा इंटरव्यू और ये सारा प्रोसेस तो एक ही डे में हुआ था। 3 राउंड्स थे। एंड ट्रेनिंग जर्नी के बारे में बात करें तो सर ने हमें पढ़ाया, सर ने हमें कोर जावा से स्टार्ट किया, मूविंग ऑन टुवर्ड्स डीएसए, एंड में जाके प्रोजेक्ट भी बनवाया था। ऑन कैंपस से कंपनी आई थी, तो उसमें जो सर ने मुझे पढ़ाया था और जो ट्रेनिंग में पढ़ा था, दैट वाज वेरी मच हेल्पफुल, जो मुझे उन लोगों ने उस कंपनी में पूछा था। यस। तो उस वजह से ये जो कोर जो टॉपिक्स हमें पढ़ाए गए थे इधर इंटर्नशिप में आपके इंस्टीट्यूट से, दे वर वेरी मच हेल्पफुल। क्योंकि मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3 राउंड में से 2 राउंड, जिसमें कि जैसे पहला राउंड था मेरा ऑब्जेक्टिव राउंड, जिसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम थे एंड थोड़े बहुत थ्योरी थे, जैसे कोर सब्जेक्ट जैसे कि आपके डीबीएमएस, ओएस, इससे कम क्वेश्चंस थे। बट जो आउटपुट बेस्ड, जिसमें ऊप्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से थे, डीएसए के बहुत अच्छे से थे, तो ये सॉल्व करने में और अंडरस्टैंड करने में, लाइक एक बारी में ग्लिम्स देखते के साथ ही समझ में आ जाए कि इसका क्या आउटपुट हो सकता है। एक टॉपिक एकदम से आपको क्लिक कर जाए कि हाँ उधर कनेक्ट हो जाए आपका टॉपिक, इस चीज में काफी हेल्पफुल हुई। और इंटरव्यूअर ने भी ऊप्स पे और कोर मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है प्रोग्रामिंग के, उस पर काफी फोकस किया था। तो ये सब चीजें काफी पढ़ रखी थी ऑलरेडी। डिड दे आस्क दैट इन विच टॉपिक यू आर कंफर्टेबल, या डायरेक्टली उन्होंने सीधा टॉपिक्स पूछने शुरू कर दी? जैसे मैम उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने डायरेक्टली मेरे रिज्यूमे में से ही टॉपिक्स उठाए थे कि आपने रिज्यूमे में लिख रखे हैं, तो ये आप बता दीजिए। तो जैसे कुछ टॉपिक्स में उन्होंने चॉइस भी दी थी, लाइक दे स्टार्टिंग में उन्होंने डीएसए के बारे में जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपको डीएसए में कौन कौन से टॉपिक्स से आप फेमिलियर हैं, आपसे उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने उनको ट्री तक बोल दिया था कि ट्री तक आई एम वेरी मच कंफर्टेबल एंड यू कैन आस्क मी। बट उसके बाद से आई एम लिटिल बिट वीक, सो लोगों ने ट्री तक अच्छे से पूछा था। ग्राफ एंड उसके हायर टॉपिक्स डीबी वगैरह, उसमें थोड़ा कम वेटेज रखी थी। बट जैसे ट्रीज तक था, उन लोगों ने अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे। ट्रीज तक अच्छे से क्वेश्चंस हुए थे, ठीक है। अच्छा, कितने राउंड्स हुए थे? 3 राउंड्स थे मैम। 3 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ? फर्स्ट राउंड वाज ऑब्जेक्टिव राउंड। इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे था। हमारे एमसीक्यूज थे, 50 क्वेश्चंस थे एंड ईच ऑफ देम हैड 4 ऑप्शंस। सो हर एक में अलग अलग, जैसे कुछ आउटपुट बेस्ड थे, ज्यादा थे आउटपुट बेस्ड, और अराउंड 20 to 30% थे अलग टॉपिक, जैसे नेटवर्किंग हो गया, डीबीएमएस हो गया। सो इन सबसे कम क्वेश्चंस थे। बट जो कोर थे आपके डीएसए क्वेश्चंस हो गए, जिसमें आउटपुट बेस्ड था, वो वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे। यस। तो आप ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, तो वहां से आपको हेल्प मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सेकंड राउंड था हमारा कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे। ईच क्वेश्चन है 20 मिनट्स। ओके। तो इसमें हर एक क्वेश्चन का फिक्स टाइमर था। अगर आपने अटेम्प्ट किया देन वेल एंड गुड, वरना ऑटोमेटिकली 20 मिनट्स बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप स्किप हो जाते हो। एंड इसमें भी हमारा जैसे कुछ थे जो थोड़े बहुत हटके थे, बट आउट ऑफ 5 आई से 3 वर डीएसए क्वेश्चंस, रिकर्जन, एरे, स्टैक वगैरह। बट थोड़े बहुत थे जिसमें आपको लाइक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये वाले एक दो क्वेश्चन इजी कैटेगरी के थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट राउंड क्या था? नेक्स्ट राउंड वाज टेलीफोनिक राउंड। इसमें एक कॉल आनी थी और सामने कोई पर्सन नहीं था, बट एक वर्चुअल एआई की वॉइस थी और उसको प्रोग्राम कर रखा था। हर एक क्वेश्चंस उसको पूछने थे और क्वेश्चंस उसके फिक्स थे, और हर क्वेश्चन के बाद अराउंड 15 to 20 सेकंड्स का आपके पास टाइम था। उसमें आपको समराइज करना था, और क्वेश्चन वो टाइम होते के साथ ही वो अगला क्वेश्चन आपके पास रिप्रेजेंट कर देता है। और उसके बाद आप पुराने क्वेश्चन को नए क्वेश्चन को और प्रॉपर इंग्लिश में उसको आंसर करना था, एंड ऑल ऑफ द प्रोसेस वन इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, स्ट्रिक्टली। ओके, तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आई है आपको? नहीं मैम, मेरे को तो जैसे सच इन कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे को इंग्लिश अच्छे से आती है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। ओके ओके। सो अच्छा, तो कम्युनिकेशन पे आपने पहले से ही अपना यस क्योंकि एक मेरा बैकग्राउंड आईसीएससी बोर्ड से है, तो स्ट्रिक्टली इंग्लिश का हमें पहले से ही है आइडिया। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा राउंड हुआ? उसके बाद फाइनली एक इंटरव्यू राउंड था। उसमें हमारे कॉलेज से
3 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो उस इंटरव्यू राउंड में बेसिकली ये मेरा चला है 1.5 आवर्स का। ओके। तो इस इंटरव्यू राउंड में स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था रिज्यूमे से उसने स्टार्ट किया था इंटरव्यूअर ने, एंड ही मूव्ड ऑन। जैसे जैसे मैं आंसर दे रहा था वो वैसे वैसे उन आंसर्स में से नए नए क्वेश्चंस प्रोड्यूस कर रहा था। तो उसने इंटरव्यूअर ने, जैसे मैंने कोर जावा बोला, मैंने बोला कि मेरे को जावा, पाइथन और सी आती है। तो उसने पूछा था आपको तीनों में से बेस्ट कौन सा आता है। तो मैंने उसे बताया था कि मेरा जावा बेस्ट है, पाइथन इंटरमीडिएट लेवल तक है, और सी कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था क्योंकि कोर्स में था, बट उसके बाद नहीं पढ़ा था। और जावा की ट्रेनिंग चल भी रही थी, जावा की ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसने फिर जावा से स्टार्ट किया था, बीच बीच में पाइथन भी पूछा था क्योंकि मैंने उसे पाइथन बता रखा था। फिर जैसे मैंने बताया कि उसने डीएस से पूछा था आप कौन से टॉपिक्स में कंफर्टेबल हो, तो जो जो बताए थे तो उसने उन टॉपिक्स को काफी अच्छे से निचोड़ा है, क्योंकि वो टॉपिक्स मैंने ही खुद ने बोले थे। जैसे ट्री वगैरह, ट्री के अंदर तो उसने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। अच्छा। यस मैम। तो ऐसे ऐसे करते हुए धीरे धीरे उसका टॉपिक शिफ्ट होता गया, फोकस शिफ्ट होकर के डीएसए से वो धीरे धीरे ऊप्स पे आ गया। तो उसने ऊप्स को अच्छे से पूछा था मेरे से, और ऊप्स के बाद वो कोर की तरफ चला गया था। पहले उसने डीबीएमएस पे फोकस किया, जैसे नॉर्मलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स छेड़े थे। उसके बाद में एंड में आते आते उसने एक कोडिंग का क्वेश्चन रख दिया था मेरे सामने, और वो कोडिंग का क्वेश्चन मैं कहूँगा मीडिएट लेवल का था, क्योंकि उसमें ग्रीडी की अप्रोच यूज हो रही थी। तो वो कोडिंग क्वेश्चन, और उसके बाद एक 2D एरे का क्वेश्चन था। लास्ट में 2 कोडिंग क्वेश्चन थे। कोड नहीं करना था, बेसिकली हमें उसके सामने प्रोसेस बताना था कि हम कोड को सॉल्व कैसे करेंगे। तो प्रोसेस बताना था, उसको टेस्ट करना था कि हम पैनिक तो नहीं हो रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व कितनी स्पीड से कर पा रहे हैं। हमारी बेसिकली थिंकिंग क्या है, जब हमारे रियल टाइम हमें सामने से एक प्रॉब्लम दे दी जाए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में ही सेड दैट ओके नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो मैंने बता दिया था कि नो सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड उसके बाद एंड हो गया था इंटरव्यू। ओके। ये जो 1.5 आवर का आपका इंटरव्यू चला, Yes. उसमें कोई ऐसा हुआ कि आप स्टक हो गए, ऐसा लगा कि, या गिव अप काइंड ऑफ कोई सिचुएशन आई हो? जहाँ पे मैं स्टक हुआ था वो था, जैसे जो कोडिंग क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में दिया था, वो कोडिंग क्वेश्चन का 2 टेस्ट केस दिए थे मुझे कि टेस्ट केस ये, टेस्ट केस ये, आउटपुट बता दीजिए आप अपना मेथड बता दीजिए और आउटपुट क्या है वो बता दीजिए। एक का तो मैंने ठीक बता दिया था, दूसरे की मेरी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हुई थी, वो मेरे को बाद में पता चली थी, तो उसमें मैं फंस गया था। तो मैं ये सोच रहा था, उस बंदे ने मेरे को बताया कि नहीं आपका आउटपुट गलत आ रहा है, पहले का ठीक था दूसरे गलत है, तो उसमें आप सेकंड वाले को सही कीजिए, आपने गलत अप्रोच लगाई है। तो मेरी दिक्कत कैलकुलेशन की थी, बट मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ पे फंसा हूँ। मैं बहुत ट्राई कर रहा था, तो धीरे धीरे करके फिर मेरा गिव अप टाइप की सिचुएशन आने लगी थी। फिर उनका क्या रिएक्शन रहा इस पे? उनका ऐसा रिएक्शन था कि एंड में आकर के उन्होंने मुझे बता दिया था कि कोई बात नहीं, तुम इधर कैलकुलेशन में फंसे हो, प्रोसेस तुम्हारा ठीक था। अच्छा, अप्रोच ठीक हाँ, थी, सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, इस वजह से गलत आउटपुट आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो वो अप्रोच की वजह से उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया कि रास्ता सही था, बस कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको हेल्प कर गया। तो गाइस, वन थिंग टू बी नोटेड कि अगर आपका अप्रोच सही है, आप लॉजिक सही लिख रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, तो दैट कैन बी आल्सो बी कवर इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू सबसे पहले आपका लॉजिक बेस चेक करते हैं, कितना डेप्थ जा सकते हो, और अगर आउटपुट गलत भी आ जाए तो भी उनका इस पे इतना एम्फेसिस नहीं है जितना वो चेक करना चाहते हैं अप्रोच कैसे कर रहा है, अप्रोच कैसे कर, और ये सिर्फ ड्यू टू प्रैक्टिस से ही होगा। ये तो कोई तरीका शॉर्टकट इसका है नहीं, या तो आप इतने ज्यादा लकी हो कि आपका पहले अटेम्प्ट में आप सही अप्रोच लगा दो, वरना अगर आपको एकदम सडनली क्लिक वाली फील चाहिए कि क्वेश्चन देखा, टॉपिक पता चल गया कि किससे सॉल्व होगा, अप्रोच दिमाग में आ गई कि शायद ये हिट एंड ट्राई करने से ये वाला सही लग सकता है, 2-3 अप्रोच आपके दिमाग में ऑलरेडी है, वो चीज प्रैक्टिस से हो सकती है, काफी क्वेश्चंस ट्राई करने से। अच्छा, अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम, जूनियर्स को तो ये एडवाइस देना चाहूँगा कि जैसे हमारी जनरेशन के साथ ये ट्रेंड चल रहा है कि अभी हम अलग अलग सोर्सेज से पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन कहीं से पढ़ लिया, या किसी सीनियर ने ही बता दिया कि ये कर लो और ये पूछा जाएगा और ये हम कर लेते हैं। मेनली सब सीनियर्स का ही रहता है कि डीएसए कर लो, डीएसए कर लो, हो जाएगा, बट इन रियलिटी डीएसए सब कुछ नहीं होता है, और डीएसए भी एक काफ़ी पार्ट है, 60% 70% रोल डीएसए का ही है, प्रोजेक्ट का 30% रोल है। बहुत अगर आप ठीक कंपनी में जा रहे हो अच्छे पैकेज पे, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट पे भी एम्फेसिस किया जाता है। जैसे मेरे से भी टेलीफोनिक राउंड में प्रोजेक्ट के ऊपर एआई ने जो बात की थी मेरे से, प्रोजेक्ट्स ही की थी, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस रहता है। और अगर आपका डीएसए अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है, तो एक तरफा बात हो जाएगी, तो
उससे बात नहीं बनेगी, आपको दोनों चीज़ें अच्छे करके चलती हैं। दूसरी, ऑनलाइन हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं इधर से उधर से, बट एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क में आप सब चीज़ों से, सब इधर-उधर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, सोर्स सही है, उसने बताया भी सही है, बट अगर आप एक्सेसिव गलत जगह मेहनत लगा रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आउटपुट सही आने के लिए आपको थ्रूपुट भी अच्छा देना पड़ता है। जिस वजह से हमें, जैसे एक ट्रस्टेड गाइड हो हमारे, किसी बंदे को एक्सपीरियंस हो, वो खुद इंडस्ट्री में काम करके आए हो, अभी हम किसी सीनियर से बोल देते हैं, उसका कहीं पे हो चुका होता है और वो अपने फ्रेशर वाली नॉलेज दे देता है। बट इन रियलिटी अगर आप किसी 5 टू 10 इयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले बंदे से मिलो, उससे आप जानो कि हाँ, ये रियलिटी हो रही है, कंपनी में ये ट्रेंड चल रहा है, ऐसे-ऐसे आपको लर्न करना चाहिए, ऐसे ग्रोथ होगी, तो वही वाली बात आ जाती है। तो आपको एक अच्छा गाइड, एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना, लाइक मेरी भी यही जर्नी थी, मैं यूट्यूब से पढ़ लेता था, इधर-उधर से किसी ने कुछ बता दिया, कोई सॉल्यूशन मिल गया, वो ट्राई कर लिया। हिट एंड ट्राई करने की गंदी आदत पड़ गई थी कि शायद से ये हो जाएगा, शायद से इधर से पढ़ लेता हूँ, और एक बार आप ऑनलाइन पढ़ लो, तो आपको वो बात है कि वो चस्का लग जाता है, फिर आप उधर से ही ट्राई करते हो। एक शॉर्टकट मिल जाता है ना, तो माइंड को वही हो जाता है कि अब ये शॉर्टकट ही ट्राई करना है। तो कहीं से क्वेश्चन में फँसे, सीधा सॉल्यूशन देख लिया, उसका ही बोला, हमने लिख दिया, समझ में आ गया, चल गया, कोड रन हो गया, सबमिट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। तो कभी खुद डिबगिंग नहीं की बैठ करके, हम्म, कभी खुद ड्राई रन नहीं किया कि ट्रू। कैसे पहुँचेंगे हम उधर तक। तो उस वजह से एक शॉर्टकट वाली आदत पड़ गई थी। और इंटरव्यू में भी यही डिबगिंग एंड हाँ, ट्रायल पे ही ज्यादा फोकस रहता है। कहीं पे आप फँस गए, अब आपने कभी पहले कभी डिबगिंग की ही नहीं है, तो आप उसको कैसे करोगे उसके सामने? वो उसको, और इंटरव्यूअर स्मार्ट होता है। वो बंदा पहले से 5-6 साल से कंपनी में बैठा हुआ है, उसे पता है कि उसे कहाँ फँसना है, और एक-एक बॉडी लैंग्वेज जानता है वो, तो वो सब पता लगा लेगा कि कहाँ फँस रहा है और कैसे सोच नहीं पा रहा है, इसने कितनी प्रैक्टिस की है। तो वो स्मार्ट बंदा है वो। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द रिजेक्शंस टेकिंग प्लेस की ऐसा हाँ, हाँ। इंटरव्यू में इसलिए ऐसे ही होता है कि क्यों इतने कम बच्चे शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं और अब बल्क ऑफ स्टूडेंट्स इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं यस, ड्यू टू दिस रीजन ओनली। यस। सो गाइस, दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि डिबगिंग और ट्राई रन करना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख के नहीं आ सकता। यू नीड अ मेंटरशिप रिगार्डिंग दिस। अच्छा, जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से हमें क्वेश्चन अच्छे मिल सकते हैं, बट क्या सही प्रोसेस है, किस तरीके से उसे पहुँचना है हमें, क्या अप्स एंड डाउन्स आएँगे, और कोई अप्रोचेस, चीज़ जैसे वो आपके अप्रोचेस। केस में वो हाँ, अप्रोच चेक करना चाहते थे, आप कौन कौन सी अप्रोच यस, यस, कैसे लगा रहे हो। यस, दे यस, डोंट बॉदर अबाउट व्हाट द आउटपुट, लेकिन आप अप्रोच कैसे लगा रहे हो, आप कर कैसे रहे हो उस चीज को, उस पे ज्यादा फोकस रहता है इंटरव्यू यस, के अंदर। यस। और सेकंडली, मेंटरशिप का होने का बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप कहीं पे फँस जाओ, यूट्यूब पे आपको लाइव वो सॉल्यूशन बता सकता है, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। एआई भी आपको डायरेक्टली, आप कभी ट्राई करेंगे तो सीधा प्रॉम्प्ट में एक आंसर बता देगा वो, आप जब उससे दूसरे प्रॉम्प्ट में पूछेंगे तो वो ऊपर-ऊपर से बताएगा, बट इन डेप्थ आपको कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी। वही एक पैनिक बन जाता है, के सामने एक हेडेक बन जाता है, पढ़ो, उसको कुछ बोलो, फिर वो कुछ बताएगा, हो सकता है वो सही बता दे, हो सकता है वो गलत बता दे, एंड जो हमें चाहिए वो एग्ज़ैक्ट बताए ना बताए। एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन रहता नहीं है, वो मशीन टू ह्यूमन वाला आ जाती है बात। तो मेंटर का होना इसलिए से ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पे आप फँस जाओ, और कहीं पे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली जो बात आ जाती है, वो जैसे कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा, जैसे सर हैं, अमित सर जो थे, इंटर्नशिप में हमारे मेंटर जो थे, वो बहुत अच्छे से बताते थे। तो जैसे उन्होंने बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का, अभी भी जैसे मेरे व्यूअर्स जो होंगे, जो इसको देख रहे होंगे, वो प्रिंट एलन जो होता है हमारे इस जावा में, उसका परफेक्ट एग्जांपल जो पॉलीमॉर्फिज्म, मुझे अभी भी याद है, जो 2-3 महीने पहले पढ़ा था। तो बहुत अच्छा एग्जांपल था, मैंने इंटरव्यूअर को बताया था, उसके फेस पे थोड़ी स्माइल आई थी, एक हिंट मिल गया था मुझे कि हाँ, उसे अच्छा लगा है, कि इससे अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो प्रिंट एलन जो एक परफेक्ट एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। जावा मैंने बेसिकली, जावा जो एक ट्रेंड चलता है, पहले आप प्रिंट एलन पढ़ेंगे, उसके बाद मेन बनाएँगे, फंक्शंस बनाएँगे, इफ एल्स, फॉर लूप, इसके बाद में आप सीधा कोडिंग पे जंप कर देंगे। यही चल रहा था। कभी कोर जावा पे ध्यान ही नहीं दिया कि सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन बिहाइंड द सीन्स होता क्या है। ये एक्सपोज़र मुझे यहाँ पे आके मिला। वो एक्सपोज़र मैंने इंटरव्यूअर को दिया, उससे बड़ा एक अच्छा खासा पॉजिटिव फीडबैक, जिस वजह से इंप्रेशन अच्छा मतलब गया। छोटी छोटी चीजें भी इंटरव्यू को कैसे इम्प्रेस कर देती हैं, हाँ, हाँ। तो दैट विल बी द पॉइंट। एंड ये सब चीजें सिर्फ मेंटरशिप के अंडर ही आ सकता है, हाँ। एंड वैसे नहीं आ सकता। यस मैम। और और मैम, देखा जाए तो मेंटरशिप के बेनिफिट्स ये भी हैं कि आपको, आप आगे जैसे इसमें आप सेलेक्ट हो गए, अब आपको कोई, जैसे मैं डेल्टा एक्स में हो गया हूँ, अब आगे जाकर के मुझे फ्यूचर में कहीं हेल्प चाहिए हो,
कि यहाँ पे तो मेरे को ऐसा हो रहा है, कंपनी में कुछ भी हो सकता है, अभी मेरे को पता नहीं, बट जैसे फ्यूचर में मेरे को कहीं स्विच करना हो, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आए, तो एक एक्सपीरियंस, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा जो इस सब से होके जा चुका है, वो मेरे को एक ज़्यादा हेल्प करेगा रेदर देन कंपेयर टू मैं किसी से या फिर कहीं ऑनलाइन कुछ भी पढूं और या कोई यूट्यूब वीडियो या कोई भी वीडियो देखूं और उससे डायरेक्टली जाके अप्रोच करूं या फिर कुछ भी करूं, तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा थोड़ा सा। बट वहीं पे जिसने एक्सपीरियंस कर रखा है वो एक मुझे गाइड करेगा कि हाँ आपको इस कंपनी में से ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो फ्यूचर के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है, नॉट जस्ट कि आप इंटरव्यू के हिसाब से सोच रहे हो, बट फ्यूचर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बच्चा जब अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करता रहता है तो वी ऑल्सो फील वेरी गुड कि ऐसा नहीं है कि बच्चा वहीं पे आके रुक गया। उसको पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज और हैं, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ, या मेरे साथ कुछ ऐसे मतलब अभी तो गुड सिनेरियो चल रहा है कि ठीक है मैंने कर लिया, बट ये ना हो कि कंपनी में वर्क प्रेशर आता है, बहुत चीजें आती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, वो आती है, तो मैं उस चीज को भी फेस कर पाऊं। तो उस चीज के लिए भी आपको पहले तैयार होके जाना जरूरी है। लर्निंग तो मैम कभी नहीं रुकनी चाहिए। लर्निंग तो कभी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। या लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई ऐसा मोमेंट रहा हो ट्रेनिंग के दौरान जो आपको बहुत अच्छा लगा, जो आप कहना चाहोगे कि जो आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, तो ऐसा कुछ मोमेंट रहा जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे आई शुड गो विद द ब्रेन मेंटर्स? मैम एक तो जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट जो अमित सर ने पढ़ाए थे, जैसे मैंने बताया कि प्रिंट टैलेंट से पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, जिसके बारे में पहले आइडिया भी नहीं था, बट वो ऐसी चीज है जो एक बार पढ़ी, उस टाइम पढ़ी, उसके बाद दिमाग में बस ही गई बस वो। उस वजह से अभी भी मेरे को कुछ एग्जांपल याद है, जैसे प्रिंट टैलेंट हो गया ये, और संडे ऊप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आप बैंकिंग का सिस्टम बना रहे हो तो आप कैसे ऊप्स उसमें लगाओगे, एब्स्ट्रैक्शन कैसे लगाओगे, आप उसमें इनहेरिटेंस कैसे लगाओगे। तो ये सारे जो फंडे थे, ये जो सारे कोर टॉपिक्स थे ऊप्स के बेसिकली, जो काफी काम आते हैं, तो वो सब जो क्लियर हुए थे, और ये जो चीजें थी, एक्सपोजर जो मिला मेरे को कोर जावा के ऊपर, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिस वजह से मेरे को एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और ये मैं कैरी ऑन भी करना चाहूंगा कि अगर कोई भी इधर ज्वाइन करता है और वो एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, तो वो समझ जाएगा कि मैं इस टाइम कैसा फील कर रहा हूँ। उस टाइम भी जब पढ़ रहा था तो एकदम दिमाग खुल जाता है कि ये सब तो कभी सोचा भी नहीं था, जावा डेवलपर्स ने कितना सोच करके जावा को बनाया, और हमने इसको ऐसे ही बस डीएसए के लिए पढ़ लिया ऊपर ऊपर से। बट इन डेप्थ ये कितनी एक अच्छी चीज़ है और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। प्लस जो हमने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था, प्रोजेक्ट में भी ऑलमोस्ट हमें 2 हफ्तों में प्रोजेक्ट बनाया था अपना, फास्ट पेस्ड प्रोजेक्ट था, बट उसमें भी जो लर्निंग्स मिली है, जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा था बट इतना कोर अच्छे से नहीं आता था, रिएक्ट में, नोड में सर ने इतने सारे नए नए पैकेजेस बताए। पैकेजेस जानना एक नई बात नहीं है, बट आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से हेल्पफुल हो सकते हैं और ये पैकेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। अब जैसे हमने V1 बनाया, अब वर्जन 2 बनाएंगे हम आगे जाकर के, तो उसमें हम क्या क्या अपग्रेडेशंस कर सकते हैं, तो वो एक चीज अच्छी लगी मुझे काफी ज्यादा, तो प्रोजेक्ट्स में काफी हेल्प हुई इस वजह से। अच्छा ओजस, जब हमारी ट्रेनिंग थी ब्रेन मेंटर्स से, जब ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे, सो वी हैव टेकन एवरी वीक कॉन्टेस्ट वी हैव टेकन, ठीक है? तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताओ, क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग द कॉन्टेस्ट, है ना? एक तो आप लीड कोड पे तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर ही रहे थे, बट आप रियल में आप कॉन्टेस्ट, एंड वो भी आप एवरी वीक दे रहे थे, सो इज देयर गिव यू एनी बेनिफिट? मैम कॉन्टेस्ट से बेनिफिट तो हुआ है, क्योंकि कॉन्टेस्ट में क्या रहता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम फ्रेम रहता है। जैसे मैंने बताया, मेरा सेकंड जो राउंड था 20-20 मिनट 5 क्वेश्चन के लिए दिया था कोडिंग के लिए। वो जो चीज एक्सपोजर है, एक मॉक समझ सकते हैं हम, कॉन्टेस्ट वही नाम है उसका। तो कॉन्टेस्ट में क्या रहता है, हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, बस फ्रीडम रहते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है कि लिमिटेड टाइम में कैसे सोच पाना है। जैसे इंजीनियरिंग करते हैं हम, जेई क्रैक करते हैं, हमें पहले से बताया जाता है कि जैसे मैथ्स में आपको इतना टाइम देना है, कम ज़्यादा टाइम देना है मैथ्स में, और केमिस्ट्री को फटाफट, क्योंकि केमिस्ट्री इजीली हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट जो हम इजीली कर पाएँ, उस वजह से कॉन्टेस्ट एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि हमें एक आइडिया मिल जाए कि किस टाइम में कितना क्वेश्चन करना है। और टॉपिक्स देखते के साथ ही इसका आइडिया नहीं मिल रहा, हार्ड लग रहा है, उसे बाद में अटेम्प्ट करें, जो ईजी लग रहा है, जिसका हमें क्लिक कर चुका है सॉल्यूशन, वो क्वेश्चन हम पहले कर लें। तो उस वजह से एक आइडिया मिल जाता है। कॉन्टेस्ट में रियल टाइम में आप काफ़ी लोगों के साथ compete कर रहे हो,
उनका हो रहा है आपका नहीं हो रहा है, एक अलग से प्रेशर सा बिल्डअप हो जाता है अपने ऊपर, दिमाग ज्यादा काम करता है, तो काफी हेल्पफुल होता है। कॉन्टेस्ट इज ए नेसेसरी थिंग। और कॉन्टेस्ट भी जेन्युइनली देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वहां पे भी झोल झाल करते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि शुड नॉट डू हाँ। गाइस, नुकसान आप लोगों का है। यस क्योंकि मैं जब ओजस की रिजल्ट देखी तो मुझे ना डाउट होता था, मैंने कहा ओजस इतना कम क्यों आया, कहीं इंटरनेट इशू हो गया था क्या? तो फिर मुझे ओजस से फीडबैक मिला था, नहीं मैम मैं यहाँ स्टक हो गया था, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ या ये टेस्ट केस में नहीं क्लियर कर पाया था। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि आप बहुत जेन्यून होके कॉन्टेस्ट दे रहे थे, तो एट द एंड आपको अपनी कमी भी पता चलती है कि मैं कहाँ पे स्टक हो रहा हूँ, या कौन सा ऐसा टेस्ट केस है जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, कौन सी ऐसी अप्रोच है जहां मैं स्टक हो रहा हूँ, मैं ये अप्रोच नहीं सोच पा रहा, ये मैं लॉजिक नहीं सोच पा रहा। और ये सिर्फ तभी और तभी होता है जब आप बहुत जेन्युइनली कॉन्टेस्ट देते हो, क्योंकि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, मतलब इवन बेटर देन यू एंड पीयूष। और मैं एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि यार मतलब, और वो शायद घर बैठे कॉन्टेस्ट दे रहे थे, एंड हाँ, या अगर क्लास में भी थे तो दे यूज द चैट जीपीटी कुछ भी करके वो, एंड दो स्टूडेंट आई थिंक स्टिल अनप्लेस्ड, राइट? अभी तक अनप्लेस्ड हैं वो। तो गाइस देखो, आप जब भी कोई टेस्ट दे रहे हो, कोई भी कॉन्टेस्ट दे रहे हो, सो डोंट बॉदर अबाउट द मार्क्स कि आपको शोकेस करने से कुछ फायदा नहीं मिलता, आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हो। सो ऑलवेज बी जेन्यून कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप कॉन्टेस्ट टेस्ट दे रहे हो, अपना जेन्युइन होके दो, और आपको अपनी कमियां पता चलती ताकि आप नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में उसको इम्प्रूव कर सको। दैट विल बी द मेन पॉइंट। क्योंकि चीटिंग करके कोई फायदा है नहीं, कोई मिठाई कुछ पैसे मिलने वाले है नहीं, अगर टॉप कर लिया तो भी, और फेल हो गए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई पूछने नहीं वाला। एक दिन को सब देखेंगे कि किसका कितना लीडर बोर्ड में क्या रिजल्ट आया, अगले दिन कुछ नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसी क्या रैंक थी। तो एक टेस्ट है, टेस्ट की तरह देना चाहिए, इसमें बेईमानी करके फायदा नहीं है, खुद से ऑनेस्ट रहना चाहिए उसमें। बिल्कुल। Okay, so let's go for the rapid fire. Yes, ma'am. So, if your debugging skill had a superhero, so what it could be? Iron Man. Iron Man. Yes, sir. Why? It's because उसने एक इतना बढ़िया AGI क्रिएट किया जिसका नाम जार्विस है, एक का नाम फ्राइडे है, सो लाइक मोस्ट जीनियस मैन ऑन द प्लेनेट अर्थ, सो उस वजह से आयरन मैन। Okay, great. Okay, which scare you more, runtime error or low Wi-Fi signal? Low Wi-Fi signal. Yeah, during the contest, so many time it happens. Runtime error तो सोच के फिक्स भी हो सकता है, लो वाईफाई के लिए तो ऐसे लेकर घूमना पड़ेगा कहाँ सिग्नल है। परसेंटेज डाउन आती थी ना, तो आई स्टक यार, वाईफाई में तो कोई इशू नहीं हो गया था, वाईफाई में तो कोई इशू नहीं हो गया था। सो आई आस्क्ड फ्रॉम यू एंड पीयूष, यार तुम लोगों की रैंक नीचे क्यों आ रही है? Describe your Delta X interview in one word. Fabulous. Fabulous. Okay, why? Great. Why? That's because मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था। मेरे को हिंट नहीं था कि मेरा क्रैक हो जाएगा, बट सक्सेसफुली गॉड्स ग्रेस हो गया वो सक्सेसफुली। तो इस वजह से काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला कि इंटरव्यू होता कैसे है और क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या नहीं बोलना चाहिए। अमित सर ने काफ़ी बता रखा था कि इंटरव्यू जब होगा तो उसमें ये पॉइंट्स बताना, टेक्निकल टर्म्स यूज़ करना, ऐसे ऐसे बताना। उस वजह से पहले से हेड्सअप था मुझे, और पहले इंटरव्यू में क्रैक हो गया, तो इस वजह से काफ़ी फैबुलस इंटरव्यू था। That's great. If you want to delete one programming concept from the world forever, then what it could be? रिकर्जन। सबको तो उसमें डिपेंड है। हम उसके मेरे क्वेश्चन स्टार्टिंग में होते नहीं थे, बहुत टफ लगता था मुझे तो, और अभी भी जैसे बैक ट्रैकिंग आ जाती है तो मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता है। बहुत बड़ा एक ट्री सा बन जाता है मेरे सामने, और अभी भी हॉन्ट करता है। उस वजह से मेरे को रिकर्जन हटाना है, उसके जगह कोई और ऑप्शन लो, इजी ऑप्शन लो, बट रिकर्जन इज टफ। बट अमित सर तो इस आंसर को नहीं मानेंगे, वो तो कहेंगे रिकर्जन तो मस्ट हैव है। वो तो सीधा कोर जावा के बाद सेकंड टॉपिक रिकर्जन ही करवाते हैं, उनका फेवरेट टॉपिक्स। Okay. What's your go-to snack during late night coding? भेलपुरी। भेलपुरी at the night? Yes, ma'am. Okay. आराम से बन जाती है फटाफट, एंड पेट भी भर जाता है, जैसे लेट नाइट क्रेविंग्स होती है पेट भी भर जाता है, प्लस एक्टिव भी रख देते, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है थोड़ा सा। Okay. इस वजह से भेलपुरी इज द बेस्ट। Okay, that's good. Any myth regarding the placement? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल सब यही कहते हैं, जिससे भी पूछोगे जूनियर से जा करके,
कि उसको किसी सीनियर ने रिकमेंड किया होगा कि डीएसए कर लो सब हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। सिर्फ डीएसए ही सब कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बताया था 60% ऑलमोस्ट डीएसए है, बट बाकी का आपका डेवलपमेंट भी फोकस होना चाहिए। मेरे इंटरव्यू में मेरे से उसने मेजरली 2 टॉपिक्स पूछे थे, डीएसए पे तो एम्फेसिस था ही, सेकंडली उसने ऊप्स भी पूछा था। तो अगर आपका सिर्फ डीएसए अच्छा, आपको एरे स्टैक लिंक लिस्ट आप लीड कोड के एक से क्वेश्चन कर देते हो, आपको ऊप्स नहीं पता, ऊप्स में आके आपको फंसा देगा, वो उसको एक टॉपिक मिल गया, वहाँ पे उसने फंसा दिया, रिजेक्शन को उसको एक रीज़न मिल गया। तो बेसिकली सिर्फ डीएसए सब कुछ नहीं होता है, डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके डीएसए स्किल्स अच्छी हैं और आपके प्रोजेक्ट्स है ही नहीं या बहुत वीक है, बहुत बेकार से प्रोजेक्ट्स हैं, तो कंपनी पे अच्छा एक इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एचआर वहीं पे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा, आगे भेजेगा ही नहीं। तो प्रोजेक्ट्स डीएसए के साथ साथ एक डेवलपमेंट की अच्छी स्किल्स भी होनी चाहिए, मे बी फ्रंट एंड बैक एंड, जो भी आपकी एक अच्छी स्किल है, लेकिन डेवलपमेंट की अच्छी स्किल्स होना जरूरी है। बिकॉज डीएसए इज लॉजिक बट एक्चुअल वर्क इज इन डेवलपमेंट ओनली। तो कंपनी में जाने के बाद भी वहाँ पे आपको एरे और लिंक लिस्ट नहीं बनाने को बोली जाएगी, एक्चुअली वहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा वहाँ पे। तो आपको डेवलपमेंट आनी चाहिए, और अगर आपको पहले से आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और आप वहाँ पे सैलरी के लिए आप कॉम्पनसेट भी कर सकते हो, उससे आगे पीछे की बात भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। तो जस्ट डीएसए इज नॉट एवरीथिंग, डीएसए इज कंपलसरी, अच्छी चीज़ है डीएसए और ज़रूरी भी है, बट सब कुछ नहीं है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे। इट्स एंट्री पॉइंट है, but you have to work on the technology yes in the company. yes So technology एक मेंटक बन के नहीं रहना है कि सिर्फ डीएसए बाहर भी निकलना है, अलग अलग चीजें इवॉल्व हो रही हैं और आपको डेवलपमेंट की तरफ तो होना ही चाहिए। दैट इज गुड इफ यू हैव। अच्छा, do's and don'ts for the juniors. डूज एंड डोंट्स में, तो डोंट्स में मैं ये कहूँगा कि कॉन्टेस्ट के टाइम चीटिंग मत करो, वो ज़रूरी है, कॉन्टेस्ट देना अच्छी बात है। एंड ऑनलाइन अनटेस्टेड सोर्सेज से मत पढ़ो, मेड बी यूट्यूब, मेड बी सम अदर सोर्स जहाँ से आपने ऑनलाइन पढ़ लिया हो, कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया हो, क्योंकि वो एक लिमिटेड नॉलेज आपको दे रहा है, उसका पहले से एक करिकुलम फिक्स है कि वो इतना ही बताएगा, और क्योंकि आप उसको पैसे दोगे तभी वो और बताएगा, फ्री में तो आपको बताने वाला है नहीं, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ अर्निंग चाहिए। तो इस वजह से आप सिर्फ उससे उस पर रिलाई मत करो कि हाँ इधर से पढ़ लिया है, अब मुझे सब आता है, अब तो सीधा 50 लाख की कंपनी पे अप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं वर्क करता है। अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, डूज में इट्स मच बेटर इफ़ यू हैव अ मेंटर, और अगर आप कहीं पे एक किसी बंदे के अंडर आप काम कर रहे हो जिसे पहले से एक्सपीरियंस है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो खुद इंटरव्यू लेकर के बैठा हुआ है, उसको सब आइडिया है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ पे ट्रिक किया जाते हैं, तो इट्स मच बेटर कि आप किसी के अंडर अगर आप जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर लर्निंग कर रहे हो, तो इट्स मच बेटर ओवर देयर रादर देन ऐसे कहीं से भी आप पढ़ गए और सीधा इंटरव्यू के लिए चले जाओ, तो ये आपका एक माइनस पॉइंट हो सकता है। Okay. Thanks Ojas, thanks for the being here, and I hope ऑडियंस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को जरूर देखें, इट्स रियली हेल्पफुल अ लॉट। एंड और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, सो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। So we will meet in the next podcast. Till then, bye. Thanks. And if you like this podcast, so please like, share, and subscribe. Till then, bye. Thanks. Thank you. Thank you.